यूक्रेन के बीच जारी जंग के दौरान भारत का एक बड़ा मिशन ऑपरेशन गंगा उसकी शुरुआत हो चुकी है और ऑपरेशन गंगा का एक ही मकसद है और वो ये कि हर एक नागरिक जो कि यूक्रेन में मौजूद है, हर भारतीय उसे सुरक्षित, सही सलामत अपने वतन, अपने देश वापस लौटाना। आपको बता दें कि न सिर्फ इसमें प्राइवेट एयरलाइंस बल्कि इंडियन एयरफोर्स भी शामिल हो चुका है और बड़े पैमाने पर वहां पर फ्लाइट्स जा रही है यूक्रेन में और भारतीयों को वापस लाने का मिशन जो है लगातार जारी है। प्रधानमंत्री से लेकर तमाम मंत्री जो है यूक्रेन के, आपको बता दें कि यूक्रेन के आसपास जो नेबरिंग कंट्रीज है वहां भी हमारे मंत्री पहुंच चुके हैं और यही मकसद है कि वहां से हर एक भारतीय को हम सुरक्षित भारत वापस लेकर आए। आपको बता दें कि आज हमारे स्टूडियो यानी कि GNT स्टूडियो में मौजूद हैं वो कुछ स्टूडेंट्स जो अभी हाल फिलहाल ही यूक्रेन से भारत अपनी सरजमी वतन वापसी करके लौटे हैं सुरक्षित। तो सबसे पहले मैं आपको उनका तारुफ करवा देती हूँ, रूबरू करा देती हूँ। सबसे पहले टेकचंद हमारे साथ मौजूद हैं। टेकचंद, आप कहाँ पे थे यूक्रेन में? मैं यूक्रेन में टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में टर्नोपिल सिटी है। वंशिका हमारे साथ है। वंशिका, आप कहाँ पर थी? चेरनोवित्सी। अच्छा, और आपकी पढ़ाई क्या हो रही थी वहाँ पर? किस मेडिकल स्टूडेंट 4th ईयर। अच्छा, 4th ईयर की स्टूडेंट थी। और ये है आइजक, आप वहाँ पर क्या पढ़ रहे थे? मैं MBBS कर रहा था। मैं खार्किव में था, खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, जहाँ पर लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं कि बॉम्बार्डिंग की तस्वीरें आ रही हैं, कई इमारतें वहाँ पर तहस नहस हो गई हैं। और आप बताइए जानवी। मैं मैम इवानो फ्रैंकोस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी 2nd ईयर में थी। आप 2nd ईयर में थी। तो ये तमाम स्टूडेंट्स, आपको हम बता दें, वो अभी कहने के लिए हमारे देश अपनी सरजमी पर पहुंच चुके हैं, अपने माता पिता, अपने परिवार के बीच में हैं। लेकिन वहां पर एक एक पल कैसा गुजरा इनका जब इन्हें सूचना मिली, जब ये पढ़ाई कर रहे थे। आप अंदाज़ा लगाइए कि कोई दूसरे देश में है और अचानक से ये आपको सूचना मिलती है कि उस देश में आक्रमण हो गया है, जंग छिड़ गया है। और जिसने कभी सोचा भी नहीं, जिसने कभी जंग देखा भी नहीं, उसके लिए क्या बीती होगी, क्या गुजरी होगी, हर एक बात हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले टेकचंद, आपसे जानना चाहेंगे, कितना समय हुआ था आपको यूक्रेन गए हुए? मैं अभी 4th ईयर 2nd सेमेस्टर में हूँ वहाँ पे। और अभी गया था मैं लास्ट ईयर कोविड के बाद 11 अप्रैल को मैं वापस यूक्रेन गया था। हमारा क्रॉक एग्ज़ाम होता है, उसके लिए मैं वहाँ पे गया था। तो अभी हम लोगों को थोड़ा ऐसे ही पता लगा कि यहाँ पे कुछ ऐसा होने वाला है, बट हमको क्योंकि सब मेरी सिटी में सब नॉर्मल चल रहा था, मतलब लाइक हमारी क्लासेस भी बिल्कुल ऑफलाइन मोड में थी। यूनिवर्सिटी वालों से थोड़ा बहुत पूछते थे, वो भी यही बोलते थे कि सब नॉर्मल है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पेरेंट्स से बोल दो कि बिल्कुल यहाँ पे हर चीज़ नॉर्मल है। तो थोड़ा ठीक थे, मतलब ठीक थे हम। वो टेंशन एक बना हुआ था क्या माहौल में? क्योंकि वो एक माहौल में था, उन लोगों को भी हम देखते थे, वो थोड़े घबराए हुए दिखते थे। जो यूक्रेनियन के चेहरे पे थोड़ा उदासी दिखती थी, उनके चेहरों पे भी। उनसे थोड़ा तो बात करते थे। फ्रेंड्स भी तो हो गए होंगे जो यूक्रेनियन जो हमारे फ्रेंड्स हैं, उनसे हम थोड़ा पूछते थे, वो भी थोड़ा घबराए हुए दिखते थे। बट वो ऐसा साफ नहीं दिखाते थे हमको कि हमारे साथ ऐसा हमें फील हो रहा है, ऐसा नहीं। थोड़ा पर उनके चेहरे देख के ऐसे उदासी जो झलकती है ना, वो उदासी उनके पे झलकती थी चेहरे पे। तो वो तो मान लीजिए उनका देश है और आज भी हम देख रहे हैं जब ये स्थिति है कि वहाँ पर बॉम्बार्डिंग हो रही है, फिर भी जो यूक्रेनियन है, जो वहाँ के निवासी हैं, हमने इंटरव्यू भी आपको दिखाया, हमारे संवाददाता गौरव सावंत लगातार वहाँ से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ का बच्चा ये कह रहा है कि किसी भी हाल में हम अपने देश को छोड़ करके नहीं जाएंगे। तो ये उनकी देश के प्रति अपनी भावना है। लेकिन टेकचंद, आप ये बताइए, आप अपने देश से, स्वदेश से मीलों दूर, और वहां पर जब आपको इस जंग की भनक लगी, जब दोस्तों के बीच सुगबुगाहट हुई, क्या महसूस हो रहा था आपको? सबसे पहले तो जब 24 की सुबह हम लोगों को पता लगा, हमारे कुछ दोस्त ट्रैवल कर रहे थे कीव के लिए, उनकी फ्लाइट थी 24 को। हमने उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने हमें बताया कि उनकी ट्रेन बीच में रोक दी गई है और यहाँ के लोग जो ट्रेन में हैं वो बहुत रो रहे हैं। अच्छा। तो थोड़ा बहुत हमें भी फिर डर लगने लगा एक कहीं ना कहीं कि अब हमारा क्या होगा, हम इंडिया कैसे जाएंगे। ये तो पहले ही, तो ट्रेन क्यों रोक दी गई थी? ट्रेन बस उनको कोई, वो कीव के लिए, जैसे मैं टर्नोपिल से हूँ, टर्नोपिल से कीव ट्रेन जा रही थी, तो उसको बीच में ही खेलमेंस्की में 1-1.5 घंटे के लिए रोक दिया गया था। तो वो लोग रो रहे थे, उनमें ट्रेन में जो यूक्रेनियन लोकल बंदे थे, उनका रोना, उनके चेहरे पे एक उदासी। हमने दोस्तों से कांटेक्ट किया वीडियो कॉल पे, तो उन्होंने तब दिखाया, तो एक अजीब ही मतलब वहाँ देखने को मिल रहा था उन लोगों के बीच में। कीव अभी वो पॉइंट है, वो सेंटर पॉइंट है जिसको लगातार रशिया जो है वो टारगेट किए हुए है और उसको कब्जा करना वो चाहता है पूरी तरह से। हालांकि यूक्रेनियन सेना जो है वो
ऑलमोस्ट तैयार है, पूरी तरह से तैयार है, अलग अलग चाहे वो आर्टिलरीज के जरिए हो या फिर तमाम माध्यमों से वो रशियन आर्मी को रोकने की वहां पर कोशिश कर रही है। उसी कीव की बात ये लोग कर रहे हैं। वंशिका, आप ये बताइए, आपको सबसे पहले इस बारे में कैसे जानकारी मिली कि जहां आप रह रही हैं, जहां आप अपना सपना लेकर के गई थी कि यहां से मैं MBBS की पढ़ाई पूरी करूंगी और एक डिग्री लेकर के मैं वापस अपने देश लौटूंगी, अब वहां पर जंग छिड़ गई है? मुझे पहले ये पता ही नहीं था कि वहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि 16th को उन्होंने बोला था कि वॉर 16th को है, तो हमें ये था कि 16th के बाद अगर कुछ भी डेट्स हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम सब बच्चों ने अपनी फ़्लाइट्स करवाई हुई थी, सब बच्चों की 27th 28th 1st तक की भी फ़्लाइट थी। बट फिर सुबह मेरे पापा का फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि बेटा 24th को वॉर हो गया है, बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन है हमारे लिए भी, आपके लिए भी। मैंने कहा पापा मुझे यहाँ पर कुछ नहीं पता। देन मैंने अपने फ्रेंड से कांटेक्ट किया जो कीव में थे, जो कीव जा रहे थे, रात की उनकी बस थी एंड सुबह की उनकी फ़्लाइट थी। उन्होंने बोला कि हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं और हम रोड पे ही देख रहे हैं कि वहाँ पर आर्मी टैंक्स चल रहे हैं। अच्छा, तो हमारे लिए भी ये सिचुएशन, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, आपकी रूममेट कौन थी? क्या वो भी इंडियन थी या वो भी इंडियन थी, बट उनमें से वो शिमला से बिलोंग करती थी और उनमें से एक रूममेट थी, वो भी वहाँ पर गई थी। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब है एंड वहाँ पर जो हमारे यहाँ पर जो सामने रेस्टोरेंट था उनके भी अंकल वहाँ पर गए थे। उन्होंने अपने फेसबुक पे डाला था कि यहाँ के जो बच्चे हैं जो ट्रेन में हैं, क्योंकि ट्रेन रोक दी गई हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ही पैनिक में थे। उन्होंने बोला कि आर्मी टैंक्स, हमें नहीं पता वहाँ पर भी क्या सिचुएशन होगी। देन हमने देखा कि हमारे ऊपर हेलीकॉप्टर्स थे। अच्छा, हाँ जी, हमने देखा कि वहाँ पर जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे। तो हमें भी डर लगा क्योंकि एयर स्पेस भी बिल्कुल क्लोज कर दिया था उन्होंने। एंड उसके बाद हमें लगा कि कहीं ऊपर से ही कोई बॉम्बिंग ना हो एंड बहुत ज़्यादा उस टाइम बहुत ज़्यादा पैनिक थे। बहुत खौफ, बहुत दहशत हो गई होगी आप लोगों के अंदर उस टाइम पे। पता नहीं क्या हुआ। 24th की जो मॉर्निंग थी वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही एक पैनिक सिचुएशन थी। सारे बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए थे एंड जब हमने कांटेक्ट किया अपने सारे फ्रेंड्स से तो वो बहुत ज़्यादा ही एक डरे हुए थे। वो बोल रहे थे कि अब हम क्या करें, क्योंकि कीव जाते वक्त तो हमें रोक दिया, हमें बोल दिया कि आप अभी वापस जाइए, पर वापस जाते वक्त भी उनको इतनी ज़्यादा डर था क्योंकि वो डिस्टेंस बहुत 8 and 9 आवर्स का वो डिस्टेंस था, तो वो कवर करना भी उनके लिए इतना पॉसिबल नहीं था। तो वो बहुत ज़्यादा ही एक पैनिक में थे। वो बोल रहे थे कि अच्छा होता अगर हम अपनी यूनिवर्सिटी हॉस्टल में होते, बट उनकी फ़्लाइट थी इसीलिए उनको आना पड़ा। तो बहुत ज़्यादा वो डरे हुए थे, बहुत ज़्यादा उस समय हाँ भय जी। था। आइजक, आपके साथ क्या 24 की रात, पूरा दिन 24 घंटे कैसे आपके निकले हैं? मैम मैं तो 22nd को आ गया था इंडिया। अच्छा, आप 22nd ही वापस आ गए थे। मेरे जो दोस्त थे वो कीव के लिए निकले हुए थे रात की बस से। वो सुबह वहाँ पहुँचे, जैसे ही वो एयरपोर्ट पे पहुँचे उन्हें न्यूज़ मिली कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। तो उन्होंने कहा फ़्लाइट क्यों कैंसिल हुई, एंड देन बस वो पहुँचे ही थे कि बॉम्ब की आवाज़ सुनाई दी एंड दे वर टोल्ड टू इवैक्यूएट कि आप चलिए यहाँ से। इवैक्यूएट कैसे, मतलब उन लोगों ने कैसे इवैक्यूएट किया? कोई मदद इंडियन एम्बेसी की तरफ से मिली उन्हें? क्या सूचना, क्या जानकारी मिली, कुछ बताया फ्रेंड्स ने? मैम उस टाइम पे तो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने बस ये बोला कि आप निकलिए यहाँ से, दिस इज़ नॉट अ सेफ प्लेस, ये बिल्कुल भी सेफ जोन नहीं है, आप जाइए, जहाँ पे भी बंकर मिले, शेल्टर मिले, जाइए रहिए। मैम ग्राउंड रियलिटी ये है। यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या कहा गया? मैम यूनिवर्सिटी तो मेरी बिल्कुल एंड डेज तक ऑफलाइन चल रही थी। यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसा कोई वॉर का संकेत या ऐसा कुछ नहीं था कि वॉर होने वाली है। आसपास लोगों में भी ऐसा कोई डर नहीं था। इवन खार्किव से होने के बावजूद आई थिंक वो 2014 से देखते आ रहे हैं वॉर, तो इतना उनको नहीं लगा कि होने वाली है फिर से या इतने स्केल पे हो जाएगी। मतलब सिचुएशन इतनी खराब हो गई ये पता नहीं था। जानवी, आपने क्या कुछ महसूस किया यूक्रेन में? मैम एक्चुअली हम लोग 24th हम रूममेट्स, मतलब मेरी रूममेट की एक फ्रेंड वो खार्किव यूनिवर्सिटी में थी, तो उसका कॉल आया सुबह में एंड वो ऐसे उसका कॉल आया रोते हुए कि मेरे सामने बॉम्बार्डिंग हो रही है, मैं लोगों को भागते हुए देख रही हूँ एंड वो ऐसे कि मैं क्या करूँ, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ। और उससे हमें न्यूज़ मिली
कि ओके ये चालू हो गया, वरना आयरॉनिकली उस रात ही हम हंस खेल के हम सो रहे थे कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे थे। अराउंड अच्छा, आप लोगों के बीच में ये बातचीत हो रही थी कि वॉर होने वाली है? जनवरी से ये था कि रशियन ट्रूप्स आ गए हैं, डिप्लोमेसी चल रही है। उस भी रात डिप्लोमेसी ही चल रही थी। तो ये किसी को एक्सपेक्ट नहीं था कि ये हो जाएगा और इतने जल्दी होगा। तो हम क्योंकि ये मिड जनवरी से सुनते आ रहे थे, तो हमें था कि इतने टाइम से सुनते आ रहे हैं। प्लस वो एक 16th की चीज़ आ गई थी कि 16th को, आई गेस 15th को इंडियन एम्बेसी का ये आया था, नोटिस आया था। तो मम्मी ऐसे कि तुम आ जाओ, 16th को कुछ होने वाला है। मैं ऐसे अब एक दिन में कहाँ ही वापस आएंगे, कैसे वापस आ जाए, तो मैं ऐसे देखा जाएगा जो होगा। तो 16th को कुछ हुआ नहीं, तो प्लस हम और थोड़े वो इम्यून हो गए थे उस चीज़ को लेके कि कुछ नहीं होने वाला। उसको तो हमने हिम्मत करके बोल दिया कि रो मत, कुछ भी नहीं, तू शेल्टर ढूंढ, तू कुछ कर, कुछ भी कर, जाके अपने फ्रेंड्स को कांटेक्ट करो, हमें कांटेक्ट करके कुछ नहीं होने वाला, कहीं सेफ जाओ, कहीं भी सेफ जगह चले जाओ। तो उसके बाद हम सब बैठ के हम तो पहले रियलिटी हमें हिट कर रही थी कि ओके चीज़ें हो गई हैं। फिर थोड़े टाइम बाद न्यूज़ आया कि एयर स्पेस, इवानोव का एयर स्पेस ये कर दिया है, ब्लास्ट कर दिया है। एंड हमें वो धुआं दिखा ऊपर आसमान में, हम ऐसे ओके एक्शन का टाइम है। तो हम फिर बाद में बैंक चले गए, क्योंकि बैंक्स में लंबी लाइन थी। और ये ग्रॉसरी भी हम स्टोर करना चालू कर दिया हमने, कि हमें नहीं पता था कि अब कितने टाइम तक हम यहाँ पे फंसे रहेंगे। और हम वहाँ चले गए थे। फिर मतलब तो आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको भी कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली थी? कुछ कहा नहीं गया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो आप लोगों को, टेकचंद आप ये बताइए कि आपको सबसे पहले सूचना, मतलब आप आए यहाँ पर, भारत वापस जो आए हैं, ये पूरी जर्नी किस तरह की रही, ज़रा वो हमें बताइए। क्योंकि बहुत लोग जिनसे हम बात कर रहे हैं, स्टूडेंट से, वो ये कह रहे हैं कि बाहर कर्फ्यू लगा हुआ है, बाहर कुछ लोग बंकर में फंसे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो निकल नहीं पा रहे बाहर, आप टैक्सी कहाँ लेंगे, आप पूरे आर्मी वाले बाहर में भरे हुए हैं। हम जर्नी की शुरुआत तो बहुत एक तरह से डरावनी हुई है। अच्छा। 24 को जैसे ही हम लोगों को पता लगा, तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया वहाँ पे अपना राशन जमा करने के लिए और एक बैंक से पैसे निकालने के लिए। बट बैंक में थी बहुत लाइन, जब तक नंबर आया बैंक में पैसे ख़त्म हो चुके थे। उसके बाद हमारे दोस्तों यानी आप जब तक पहुँचे तब तक एटीएम में पैसे खत्म हो चुके थे? एटीएम में पैसे खत्म, बैंक में पैसे खत्म थे, ना उसमें डॉलर था ना ग्रेवियन था। बट हमारे पास पहले ही दोस्तों के पास जैसे निकाल लेते हैं महीने का, तो ऐसे थोड़ा बहुत रखा हुआ था, हमने उससे थोड़ी बहुत चीज़ें खरीदी। जितनी भी सुपर मार्केट थी, इवन उनमें शाम तक उनमें सब राशन ख़त्म हो गया था। अच्छा। ये कंडीशन वहाँ पे आ गई थी, क्योंकि उन लोगों ने भी पहले ही स्टॉक करने लगे थे, और वो भी अपना, इवन टर्नोपिल वाले जो यूक्रेन के बंदे थे, वो भी छोड़ के जाने लगे थे। टर्नोपिल छोड़ के दूसरी सिटी में, दूसरे लाइक कंट्री जैसे आपका पोलैंड, इन सब में जाने लगे थे। उन्होंने स्टार्ट कर दिया था वहाँ से मूव करना। फिर हमने 24 निकल गया, हमारा ऐसे ही दिन निकल गया, रात ऐसे हमारी निकल गई, बस वही एक डर में कि शायद आज रात को यहाँ पे अटैक ना हो जाए। फिर हम लोगों के पास दोस्तों ने ही भेजा कि अगर आपको जाना हो तो बंकर हैं, ये सब। तो मेरे जो 2 रूममेट थे वो तो बंकर कहाँ बनाए गए थे? बंकर बने हुए थे वहाँ पे पहले ही। हाँ, तो वो कहाँ पर बने हुए थे, इस बारे में कहाँ, मतलब जहाँ आप रह रहे थे मेरे घर से कितनी दूर? मेरे घर से 50 मीटर दूर, मेरे घर के पीछे ही बंकर बने हुए थे। मेरा जो फ्लैट है वो रेलवे स्टेशन के पास है। अच्छा। तो वहाँ पे बहुत सारे बंकर बने हुए हैं। तो हमने वहाँ का लोकेशन दिन में, इवनिंग में जाके देखा कि अगर रात को भागना पड़े तो कैसे आना है, क्या करना है। लेकिन मतलब मैं तो यहाँ पर स्टूडियो में बैठ करके ये इमेजिन करने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे सोच के यहाँ पे डर लग रहा है कि ऐसी स्थिति जब आप ये प्लान कर रहे हो कि हो सकता है कभी भी ऐसी जानकारी आपको मिलेगी और आपको भागना पड़ जाएगा, और आपको पता नहीं कि आपको कब तक उस बंकर में जाकर के आपको रहना पड़ेगा, तो ये सोच करके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। सीरियसली आप लोग कैसे रहे होंगे, मतलब मैं इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ। फिर क्या हुआ, मतलब वो रात कैसे गुजरी आपकी? बस हम थे थोड़ा अलग अलग, हम दोस्त थे, जैसे एक फ्लैट पे एक दोस्त रह रहा है, 2 पे, क्योंकि मैं अपने फ्लैट पे अकेला रह रहा था उस दौरान। मेरे 2 दोस्त पहले आ चुके थे इंडिया 20 तारीख को, मैं अकेला था। मैं अपना फ्लैट छोड़ के मैं अपने दोस्तों के पास गया। दोस्तों के फ्लैट पे हम 7-8 लड़के थे, वो सब साथ रहे थे पूरी रात। फिर 25 को और कंडीशन ज़्यादा ख़राब होने लगी। हमारे कीव में दोस्त थे, हमने उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने वीडियो वगैरह हमको दिखाई कि यहाँ पे ऐसे प्लेन जा रहे हैं, फाइटर जेट वगैरह। तो अब वो कंडीशन देख के जो डर का माहौल होता है वो हमारे अंदर हो गया कि अब तो आपके आपस में कैसी बात हो रही थी? आपस में बस ये कि अगर कोई कंडीशन ऐसी आती है तो हमें कहाँ भागना है, कौन सी जगह भागना है। कभी जान का, उस पल में कभी ये जान का डर लगा?
कभी ये भय हुआ कि अगर बॉम्बार्डिंग यहाँ हो गई? वो डर क्या तो होगा? 24 की सुबह से ही हो गया था मन में, बट धीरे धीरे वो बढ़ रहा था ऐसा लग रहा था कि कभी अपने माता पिता से पता कि नहीं मिलेंगे वापस या मिल नहीं पाएंगे। मिलेंगे। ये फीलिंग आई थी? ये आई थी, बीच में आई थी एक वंशिका, बार। आपको कभी ऐसा लगा उस दौरान? जब 24 को अटैक हुआ तो हमारे हॉस्टल में ये बोला गया कि फायर बॉम्बिंग हो सकती है, फायर अगर आपको कभी भी सुनाई दे फायर अलार्म या कुछ भी, तो आप प्लीज़ अपने हॉस्टल से बाहर चले जाना। एंड फिर हम बहुत ज़्यादा उसमें डर गए थे। मैंने मम्मा पापा को कॉल किया, मैंने क्या कहा बात हुई? मम्मा पापा कोई होप नहीं है, कुछ नहीं पता, क्योंकि इंडियन एम्बेसी की तरफ से भी बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं आया था। 25 तक हमारी जो क्लासेस थी वो ऑफलाइन चली थी एंड हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी इंडियन एम्बेसी की तरफ से। मेरे जो फ्रेंड्स थे इजिप्शियंस, वो चले गए थे वो सारे, तो हमने इंडियन एम्बेसी को भी मैसेज किए थे कि आप बताइए कि वो चले गए तो हमें भी चले जाना चाहिए। उनकी तरफ से आया था कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, आप पैनिक मत कीजिए, आप सब डरिए मत। हमने उनको बताया कि वीडियोस देखी हैं हमने, हमारे फ्रेंड्स कीव में स्टक हैं, आप हमें प्लीज़ बताइए। बट उन्होंने बोला कि अभी आप वेट करिए, नहीं तो अगर ऐसा हमें पता होता तो हम सब बच्चे, मेरे साथ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर यूनिवर्सिटीज़ के, वो 16th के पहले ही वहाँ से इवैक्यूएट हो जाते। हम इतने लॉन्ग टाइम की फ़्लाइट बुकिंग्स नहीं करते। फिर उसके बाद हमें ये पता चला, फिर मैंने मम्मा पापा से ये बोला कि मम्मा पापा अभी तो कोई होप नहीं है, पता नहीं आपसे कैसे मिलूँगी, क्या होगा। इंडियन गवर्नमेंट ही है अब जो भी है, क्योंकि एयर स्पेस सब कुछ बंद हो चुका है, फायर अलार्म्स हैं यहाँ पर। तो मम्मा ने बोला कि बेटा डरो मत, टेंशन मत लो, आप पैनिक मत करो एंड सब कुछ ठीक होगा। एंड उसके बाद फिर मम्मा ने बोला कि कहीं इंडियन, ना कहीं तो डर होगा उनके भी मन में। बहुत ज़्यादा डर था। वो मुझसे बोलते थे कि बेटा अब आ जाओ, अब आ जाओ। हमें भी सब स्टूडेंट्स को ये था कि अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम्स हुए, ऑफलाइन क्लासेस हुई, क्योंकि इंडियन एम्बेसी की तरफ से कोई नोटिस नहीं था। पर 24 को जैसे हुआ उसके बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। हम बाहर देख रहे थे, मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा हेलीकॉप्टर्स हैं ऊपर, पता नहीं कब क्या होगा। देन वो भी प्रे कर रहे थे, सबके पेरेंट्स प्रे कर रहे थे। फिर उसके बाद जब ये पता चला कि इंडियन गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, हमें बोला गया, जब तक हम बॉर्डर तक आए थे हमें ये बोला हुआ था कि आप इंडियन फ्लैग लगाइए। अच्छा। हमारी जो बसेस वहाँ से इवैक्यूएट होने के लिए चली थी, उन्होंने बोला था कि आप डरिए मत, रशिया यूक्रेन ये वॉर उनके बीच है, आप टेंशन मत लीजिए। नरेंद्र मोदी सर हैं, हमारे मेंटर सुनील सर भी थे वहाँ पर, वो रोमानिया रुके हुए थे, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। अच्छा। उन्होंने, हमें ये हो गया कि अब नरेंद्र मोदी सर हैं। अब जब एक मन में आ जाता है कि अब आपके पास एक होप है, वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर हम थोड़े काम हुए, हमारे पेरेंट्स ने बोला कि बेटा टेंशन मत लो, इंडियन गवर्नमेंट आपके साथ है, सब चीज़ अच्छी होगी। एंड देन हमने पेस्ट किया अपने हैंड्स में, हमने फ्लैग लिया, इंडियन फ्लैग हमारे हैंड्स में था। अच्छा। पर हमें किसी ने फिर उसके बाद कुछ नहीं बोला। उसके बाद फिर हमने बोला नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद आप बिल्कुल आप ही हमारे होप, आप ही हमें बाहर निकाल सकते हैं। वही बात हुई जिसका सपोर्ट था, जिसके थ्रू था कि नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। और देखिए आप वहाँ पर ये सोच रही थी, और यहाँ पे वाकई हमारे प्रधानमंत्री और पूरी टीम जो है वो ऑपरेशन गंगा, जो कि बहुत बड़ा इवैक्यूएशन का ऑपरेशन है। अगर जो तमाम व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, आपको बता दें ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं है, ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है। और इसमें न सिर्फ आपको, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि न सिर्फ प्राइवेट एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस तो हैं ही, इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स भी जो है, ग्लो मास्टर, अगर आपने खबर सुनी होगी कि अभी 2 दिन पहले ही 200 यात्रियों को एक साथ लेकर के आया है, तो उसकी ताकत का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि यही जो एक मकसद है हमारी सरकार का, भारतीय सरकार का, इंडियन गवर्नमेंट का, कि हर एक भारतीय यूक्रेन सुरक्षित वापस आ जाए, उसे पूरा किया जा सके। आइजैक, आपने वो रात तो नहीं देखी जो इन्होंने देखी है, 24-25 आगे दिन और ख़राब वहाँ पर होते गए। ये बताइए कि आपके क्या अभी भी क्लासमेट्स, कोर्समेट्स वहाँ पर फंसे हुए हैं इंडियन? मेरे क्लासमेट्स खार्किव के पास जो गांव हैं उनमें गए हुए हैं, बिकॉज बोला गया कि सिटी में मत रहिए, सिटी में बॉम्बिंग चल रही है। अब मैम बॉम्ब तो देख के नहीं गिरता कि कौन इंडियन है कौन यूक्रेनियन है। वो मेरे दोस्त अभी सुपरमार्केट गए थे कुछ दिन पहले, उनके बस 100 मीटर दूर अच्छा बम फटा, वो भागे हैं बंकर में, बिकॉज उन्हें नहीं पता, क्योंकि कर्फ्यू आवर्स जब रहते हैं तो बिल्कुल बाहर नहीं निकला जाता है। जब कर्फ्यू जैसे ही खुलता है, तो क्या राशन पानी के लिए भी उन्हें दिक्कत हो गई है?
जी, राशन पानी के लिए काफ़ी दिक्कत हुई है, ऐसा मेरे को सुनने में आया है कि वहाँ के लोग उनकी मदद कर रहे हैं, बट बहुत मुश्किल है। अदरवाइज ये बताइए, जो यूक्रेनियन हैं, जो वहाँ के मूलतः निवासी हैं, उनका किस तरह का बिहेवियर आप लोगों की तरफ रहा? मैम, जब ये बॉम्बिंग शुरू हुई थी और बीच में फायरिंग भी शुरू हुई थी, तो मेरे दोस्त बता रहे थे कि यूक्रेनियन आर्मी ने उनको एस्कॉर्ट किया, कि उनको उस एरिया से बाहर निकाला, बंकर की तरफ भेजा, और वहाँ पे जो बाकी यूक्रेनियंस हैं वो उनको खाना पानी के साथ मदद कर रहे थे। जानवी, आपका कोई एक्सपीरियंस? अभी आपके कोई कोर्समेट वहाँ पर हैं मौजूद? नहीं मैम, मोस्टली निकल गए हैं। मेरी जो खारकी अच्छा, ये भी कहा गया था कि शायद मान लीजिए आप कौन सी ईयर में थी वहाँ पर? सेकेंड ईयर में। ये भी वहाँ पर खबरें आ रही थी कि अगर आप बीच में जाते हैं पढ़ाई छोड़कर, तो आपको फिर से आप आएंगे तो आपको फिर से पूरी पढ़ाई पढ़नी होगी। ऐसा नहीं है कि आप उसके बाद पढ़ पाएंगे? ऐसा कोई सीन नहीं था हमारी यूनिवर्सिटी में। ओनली प्रॉब्लम वाज कि कुछ एम्बेसी या फिर यूनिवर्सिटी, द आयरनी ऑफ द स्टोरी वाज कि एम्बेसी की दूसरी नोटिस आई गेस 23rd को आई थी। अच्छा। एंड आई डोंट रिमेंबर द डेट, बट उसके आने के आई गेस अगले दिन ही हमारी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन हो गई। 24th या 23rd या 24th को हमारी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन हुई। जब हमने सोचा घर आने का, और तभी बॉम्बार्डिंग चालू हो गई। तो ये एक सीन था। तो लेकिन हमें आज सच ये नहीं था कि अगर आप वापस आओगे तो हाँ, हम वहाँ पे ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं ले सकते क्योंकि हमें एक्सपेल कर दिया जाएगा। वहाँ की वो एजुकेशन सिस्टम है। नहीं, वो तो खैर एक अलग इशू है। टेकचंद, आप कह रहे थे कि शायद इस तरह की बात थी। जी हाँ, हम लोगों ने जैसे थोड़ा हमारे बीच में ऐसा फैला कि यहाँ पे अटैक हो सकता है, इनका वॉर स्टार्ट हो सकता है। हमने इंडियन एम्बेसी कांटेक्ट किया कि आप प्लीज़ करके हम लोग अपने घर जा सकते हैं, क्योंकि न्यूज़ पे दिखा रहे थे सब, यहाँ पेरेंट्स सबके परेशान थे कि हम अपने घर जा सकते हैं, आप प्लीज़ यूनिवर्सिटी से बात करिएगा कि हमारी ऑनलाइन क्लास अगर हो जाए तो। उन्होंने बोला हम बात करते हैं, बट यूनिवर्सिटी सीधा बोलती है कि हमारे यहाँ पे सब कंडीशन नॉर्मल है, एवरीथिंग इज़ वर्किंग वेल, कंडीशन इज़ नॉर्मल। तो हम लोग को था कि अगर ऑनलाइन क्लास हो जाए हम अपने घर चले जाएंगे, बट यूनिवर्सिटी ऐसा हमें कोई एक श्योर नहीं बोल रही थी कि आप जा सकते हो। फिर उनका एक डर था कि वो लोग क्या करते हैं, वो सीधा एक्सपेल करते हैं हमको। अगर एक बार आप एक्सपेल हो गए तो 6 महीने या 1 साल की बैक लग जाती है। तो एक वो डर था, वरना हम आना पहले ही चाहते थे। तो एक यूनिवर्सिटी का डर था कि अगर हम चले गए और नहीं आ पाए एग्ज़ाम, क्योंकि अब हम चले जाते हैं, यूनिवर्सिटी 2 महीने बाद बोल देती है आपके ऑफलाइन एग्ज़ाम है, हमको फिर से वापस जाना पड़ेगा और तब तक हम रीवर्क नहीं कर पाएंगे। आप फरवरी में आ रहे हो, मार्च अप्रैल इंडिया रह के जा रहे हो, 15 अब मान के भी चलो 15 अप्रैल को आप वापस जा रहे हो, 2-3 मई को इनका सेमेस्टर बंद हो जाता है। 15 दिन के अंदर आप ढाई महीने की क्लास आप कंप्लीट नहीं कर सकते, रीवर्क नहीं कर सकते। तो वो एक डर होता था कि कहीं यूनिवर्सिटी एक्सपेल ना कर दे, यूनिवर्सिटी से निकल ना जाए, 1 साल की बैक ना लग जाए। आखिरी सवाल, अब आप लोग घर वापस आ गए हैं, माता पिता के साथ हैं, वापस कभी मौका मिला जाना चाहेंगी यूक्रेन? Yes. आप जाना चाहेंगी? जी, यानी हमारे लिए तो एक बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है ये 4th ईयर का। 2 साल बच्चे हुए हमारी डिग्री के। जैसे बच्चे वहाँ पर फंसे हुए थे, जैसे खार्किव एंड कीव में अभी भी नहीं पता किसी को कि कितने बच्चे फंसे हुए हैं, बट लाइक हमने सुना था एंड हम जानते हैं। मेरे लिए मैं स्पेशली बोलती हूँ कि जैसे मैंने सुना था कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, ऐसे ही अब मैं बोल सकती हूँ कि नहीं 7 नहीं 8 है। अच्छा। नरेंद्र मोदी सर हैं एंड वो सब बच्चों को आप देखिए कि उन्होंने अभी भी इतने प्लेन्स भेजे हैं, इतने सब कुछ अरेंजमेंट किया है, इतने शॉर्ट नोटिस पर। तो और वो कर रही है भारत सरकार। इनफैक्ट हम यही चाहेंगे और यही एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि देखिए भारत सरकार पूरी कोशिश कर रही है। आपके अभी भी दोस्त वहां पर फंसे हुए हैं, लेकिन पूरी कोशिश कर रही है और अपनी उम्मीद जो है आप बनाए रखें, क्योंकि भारत सरकार का ऑपरेशन गंगा ये मिशन सक्सेसफुल हर हाल में होगा। उसके लिए हर एक मंत्री, हर एक मिनिस्टर, प्रधानमंत्री से लेकर तमाम नेता जो हैं, तमाम मंत्री लगे हुए हैं और हम ये उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द ये जंग जो रूस और यूक्रेन के बीच चल रही है वो जंग खत्म हो, शांति बहाल हो और फिर से पहले जैसा प्यार, अमन और चैन बना रहे। इसी के साथ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए GNT यानी कि गुड न्यूज़ टुडे। यूक्रेन में जंग के हालातों के बीच उसके पड़ोसी देशों से ऑपरेशन गंगा के जरिए भारतीयों की वापसी लगातार जारी है। आज भी बड़ी तादाद में
भारतीय वापस लौटे हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के हवाले से खबर यह है कि आज 11 नागरिक उड़ानों के जरिए 2135 लोगों को स्वदेश लाया गया और उसके साथ ही अब तक 16,000 से ज्यादा भारतीय स्वदेश लौट चुके हैं। एयर इंडिया और दूसरी एयरलाइंस के स्पेशल फ्लाइट्स के अलावा वायुसेना के विमानों से भी भारतीयों की वापसी हो रही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अपने आप में गुड न्यूज है कि बड़ी तादाद में भारतीय वापस लौट रहे हैं। लगभग 16,000 से ज्यादा भारतीयों को स्वदेश लौटाया भी जा चुका है और इसी रफ्तार से ऑपरेशन गंगा लगातार आगे बढ़ रहा है। उसी सिलसिले में अगर हम आज की डेटा की बात करें तो लगभग 2145 भारतीय स्वदेश लौटे हैं और तमाम लौटे लोगों के चेहरों पर खुशी साफ तौर पर नजर आ रही है। तो यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों से छात्रों का लौटना लगातार जारी है। शनिवार देर रात को भी मुंबई के एक विशेष विमान से यूक्रेन से छात्रों को सुरक्षित लाया गया। इससे पहले ऑपरेशन गंगा की प्रोग्रेस रिपोर्ट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कल एक उच्च स्तरीय बैठक की और ऑपरेशन गंगा में तेजी लाने पर उन्होंने जोर भी दिया। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के लिए हालात और मुश्किल होते जा रहे हैं। भारत सरकार इस बात की पूरी कोशिश कर रही है कि एक एक छात्र को जल्दी से जल्दी सुरक्षित वतन वापस लाया जा सके। इसके लिए ऑपरेशन गंगा की रफ्तार तेज कर दी गई है। रोज हजारों छात्रों को यूक्रेन से वतन वापस लाया जा रहा है। यूक्रेन संकट पर पीएम लगातार नजर बनाए हुए हैं। पीएम मोदी ने शनिवार को इस मसले पर एक उच्च स्तरीय बैठक भी की और ऑपरेशन गंगा की प्रोग्रेस रिपोर्ट की जानकारी ली। ऑपरेशन गंगा के तहत एक और विशेष विमान देर रात छात्रों को लेकर मुंबई लौट आया। इन छात्रों के स्वागत के लिए केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल खुद वहां पहुंचे थे। कपिल पाटिल ने छात्रों से उनका हालचाल पूछा। देश लौटे ये छात्र यूक्रेन में बिगड़ते हालात के गवाह बनकर लौटे हैं। हालांकि अब ये वतन वापसी को लेकर राहत की सांस ले रहे हैं। We took our own risk to came Ukrainian border, and we will thank you Indian Embassy in Romania because they gave food, water, everything, shelter, and they safely transport us to Romania airport through Kuwait. यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों से छात्रों का लौटना लगातार जारी है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि यूक्रेन के पिशोचिन इलाके से सभी भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और लगभग सभी भारतीय खार्किव शहर छोड़ चुके हैं। ये हम उसको चेक कर रहे हैं कितने लोग हैं स्पेसिफिकली अभी बाकी, उसके भी कुछ फ्यू हंड्रेड्स होंगे। वहां पे सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि वहां पे अभी उसका कोई क्या रूट क्या है उसमें भी कोऑर्डिनेशन है। हम लेट्स लुक एट द ओवरऑल नंबर्स। वी हैड इनिशियल रजिस्ट्रेशंस ऑफ अबाउट 20,000 people. We estimate, as I said, 18,000 are out, but clearly people did not all, not everybody registered, clearly, because if 18,000 have come out and we know for sure that there are more than a couple of thousand people, 1,000 in Pisochin and there are others. यूक्रेन से लौटे छात्र मौत के मुंह से तो निकल आए हैं, लेकिन यहाँ आकर अब उन्हें अपने भविष्य की चिंता सता रही है। हालांकि यूक्रेन में अपनी मेडिकल की पढ़ाई बीच में छोड़कर भारत लौट रहे स्टूडेंट्स के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन ने बड़ी राहत दे दी है। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन पास करने वालों को देश में इंटर्नशिप के लिए फीस नहीं देनी होगी। साथ ही विदेश से पढ़कर आने वाले छात्रों के लिए इंटर्नशिप की 7.5% सीटें तय की गई हैं। अब 18 नवंबर 2021 से पहले विदेश से MBBS करने वाले स्टूडेंट्स को भारत में आकर 1 साल की इंटर्नशिप करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो यूक्रेन से लौट रहे छात्रों को अपने बीच पाकर जहां पर एक तरफ माता पिता बेहद खुश हो रहे हैं, भावुक भी नजर आ रहे हैं, तो वहीं इस बीच कुछ ऐसे छात्र हैं जो इस मुश्किल समय में भी हौसला नहीं हारे हैं। और इतना ही नहीं, यूक्रेन में तमाम मुश्किलों के हालातों के बीच लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं।
यूक्रेन में फंसे छात्र देश लौट रहे हैं। वतन वापसी के बाद बच्चों के चेहरे खिले हुए हैं। माता पिता के चेहरों पर सुकून है। लोग अलग अलग तरह से अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। यूक्रेन से बांदा लौटे नीरज का स्वागत तो बाकायदा ढोल नगाड़ों और तिरंगे के साथ किया गया। दोस्तों और परिवार के लोगों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। दरअसल नीरज जिस हालात से गुजर कर लौटे हैं, माता पिता के लिए नया जीवन मिलने जैसा है। हम इवानो फ्रैंकिस के हमारी यूनिवर्सिटी ने बस करवा के भेजा था हमें, और जो लगभग क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था तो 15 किलोमीटर दूर उतार दिया। फिर थोड़ा हम लोग और कन्विंस करके बस वाले को ले गए और लगभग 6-7 किलोमीटर हम लोग बाई वॉक के गए हैं। रोमानिया गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प की है और इंडियन एम्बेसी ने बहुत हेल्प की है। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत जो उनसे हो सकता है जितना ज़्यादा ज़्यादा सब कुछ उन्होंने हमें प्रोवाइड कराया था। ये डॉग भी यूक्रेन से आया है, लेकिन ये भारतीय नहीं है। इसका मालिक भारतीय है। साहिल दोस्त की मदद के लिए खुद यूक्रेन में रह गए, लेकिन किसी भी मुश्किल हालात से बचाने के लिए अपने पेट डॉग को दोस्त की मदद से भारत भेज दिया, अपने घर रोहतक। पेट के बगैर तो वो आते ही नहीं है। उन्होंने इतना प्यार है इससे कि वो बोले मम्मी इसको परमिशन नहीं मिली तो मैं भी नहीं आऊँगा। बेटा इसलिए रुका हुआ है जी, वहाँ एक उसके दोस्त की बेटी है 2 महीने की और उसकी मदर है, वो हार्ट पेशेंट है, उनका भी परमिशन नहीं मिली तो उनकी हेल्प के लिए रुका। अब साहिल के परिवार की मुश्किल ये है कि डॉग यहाँ के परिवेश में ढल नहीं पा रहा, यहाँ खुद को अजनबी महसूस कर रहा है। ये बेटे का लगाव था जी, इस पेट के साथ लगाव था। उसने बोला था कि इसका अगर ये सूंडू को परमिशन वगैरह नहीं मिली तो इसके बगैर मैं इंडिया में नहीं आऊँगा। तो हमने बोला भी था ऐसा तो क्यों भी नहीं, बोला ऐसी स्थिति में मैं इसको मरने के लिए यहाँ छोड़ दूँ, इस बात में भी मेरा दिल नहीं मान रहा। अगर मैं इसको यहाँ छोड़ दूँ और मैं इंडिया आ जाऊँ, लोगों को तो अपनी पानी पिलाने पीने की वो रही है तो इसको किसके पास छोड़ दूँ, ऐसा मैं करूँगा नहीं। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग में लोगों के लिए हर पल मुश्किल भरा है। जिंदगी और मौत के बीच खड़े लोगों के लिए एक छोटी सी मदद भी जीने की उम्मीद दी जाती है, और इसी उम्मीद को यूक्रेन में जगा रहे हैं एक भारतीय डॉक्टर रौनक रावल। हमें सोए हुए कम से कम 2 से 3 दिन हो गए थे, एंड वी आर वेटिंग आउटसाइड एट द बॉर्डर फॉर 9 hours in very cold weather. It's -4 or -5 over here. Then I fainted. Then he received me and took me to the shelter where there is a heater. Then he took my passport, then put stamp on it, and then crossed this over. I'm very grateful to Ronak ji because after my one call, he reached me within 5 minutes, and he has been amazing. He has taken such good care of me and the baby. सोनाली जैसे कई छात्र छात्राएं हैं जिनकी आस की डोर संकट के समय में रौनक ने थामे रखी है, और सारे भारतीय छात्रों की वापसी तक इनका इरादा वहीं डटे रहने का है। रौनक 2 महीने की छोटी सी बच्ची के इलाज के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर यूक्रेन से लौटे ताकि मां और बच्चे की मदद हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूक्रेन से लौटे 50 छात्रों से आज लखनऊ में मुलाकात की। यूक्रेन में हजारों की तादाद में भारतीयों के फंसे होने की संभावना के बीच वापस लौट रहे लोगों से लगातार हालचाल जाना जा रहा है। वापस लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा अभियान भी चलाया हुआ है, और इस अभियान के तहत अब तक हजारों भारतीय वतन लौट भी चुके हैं, जो कि गुड न्यूज है। तो वहीं बड़ी तादाद में यूपी के भी छात्र वापस लौटे हैं। सीएम योगी ने छात्रों से मुलाकात की और उनके हालात वहां पर क्या कुछ थे और यहां आने के बाद कितनी खुशी वो महसूस कर रहे हैं, उसकी जानकारी ली। नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से सर एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहूँ तो सर हम यहाँ पे यूक्रेन में 6000 किलोमीटर दूर रहते हैं अपने देश से। तो सर इतने दूर रहने के बाद तो जब यहाँ यूक्रेन में बहुत ज़्यादा स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत विषम परिस्थितियाँ थी, तो सर घर में सब बहुत परेशान हो गए थे, पर फिर भी वो हमारी किसी तरीके से सहायता नहीं कर पा रहे थे। बट सर जब आपका प्रधानमंत्री सर का सबका सहयोग से हम सकुशल यहाँ लौट पाए। मैं जब बॉर्डर पे खड़ी थी, मैं हंगरी से आई, तो सर वहाँ पे और भी देश के बच्चे थे। सर मैं उनसे बात कर रही थी क्योंकि बहुत क्राउड था, वहाँ भीड़ थी बॉर्डर पे। सर उन्होंने मतलब बोला कि वो अपने
देश वापस आ रहे हैं अपने खर्चे पर। बट मैंने बोला कि मेरी गवर्नमेंट ने तो मुझे इवैक्यूएशन प्लान स्टार्ट किया है एंड हमारी गवर्नमेंट की वजह से हम जा रहे हैं वापस। तो वो सब बहुत हैरान हो रहे थे और फिर वो बोल रहे थे कि आप बहुत लकी हो कि आपको ऐसी गवर्नमेंट मिली। तो सर बहुत प्राउड फील हुआ कि आज यू आर इंडियन फैमिली। सर मैं यूक्रेन की ओडेसा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी 4th ईयर का छात्र हूँ। सबसे पहले सर मैं देश की सरकार को, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ और हमारे मुखिया, जो कि उत्तर प्रदेश की मुखिया माननीय आप CM जी, आपके चरणों में वंदन करता हूँ। ठीक ही कहा गया है, जब देश और प्रदेश में एक सतत सरकार होती है तो हमें देश में ही नहीं, हमें विदेश में भी सुरक्षा प्रदान होती है। हम वहाँ के लिए निकले सर 25 को निकलकर हम वहाँ पहुँचे बॉर्डर पर। वहाँ बहुत भीड़ थी, बट वहाँ पर इंडियन एम्बेसी के लोग खुद बस लेकर आते थे और हमें वहाँ इंडियन बॉर्डर क्रॉस कराकर, इमिग्रेशन कराकर वहाँ पर हमें एयरपोर्ट तक ले जाते थे। एयरपोर्ट पर हमारे मिनिस्टर सर और बहुत सारे इंडियन ऑफिसर वहाँ पर मौजूद होते थे। वो लोग हमें वहाँ पर सब कुछ प्रोवाइड करवाते, फिर बोर्डिंग करा के हमें दिल्ली तक भेजते। दिल्ली के बाद सर हमें यूपी भवन ले जाया जाता था, वहाँ पर रेस्ट कराकर घर पर भेजा जाता था। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ भारत सरकार का और यूपी सरकार का, जो हमें इतनी अच्छी तरीके से हमें घर तक पहुँचाया। और मैंने बहुत सारी रोमानिया के लोगों से भी बात की थी, तो वो लोग कह रहे थे ये केवल मैं भारत सरकार के लिए कर रहा हूँ। वो लोग कह रहे थे कि यहाँ पर बहुत सारे नाइजीरियन हैं, अरेबिक कंट्री वाले हैं, उनके लिए मैं अपना बॉर्डर ओपन नहीं कर रहा हूँ, ये केवल इंडियन गवर्नमेंट के लिए कर रहा हूँ। कह रहे थे ये ओनली फॉर मोदी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के DM SDM सर का, जो हमारे घर वालों का हर समय प्रोत्साहन करते रहे और वो हमें सकुशल हमें घर तक पहुँचाया। धन्यवाद सर। तो यूक्रेन के कीव में जख्मी एक भारतीय को कल स्वदेश लाने की तैयारी हो रही है। खबर यह है कि दिल्ली के रहने वाले हरजोत सिंह को कल वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमान से भारत लाया जाएगा। वो केंद्रीय मंत्री VK सिंह के साथ भारत आएंगे। खबर यह है कि हरजोत सिंह का पासपोर्ट खो गया था, उन्हें इमिग्रेशन सर्टिफिकेट जारी किया गया है। तो रूस और यूक्रेन के बीच हालात अभी भी बेहद तनावपूर्ण हैं। 24 फरवरी से दोनों देशों के बीच जंग शुरू हुई, जो फिलहाल खत्म होती हुई बिल्कुल नजर नहीं आ रही। हालांकि मसला सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच बैठकों का दौर लगातार जारी है। सोमवार को दोनों देशों के बीच प्रतिनिधियों ने यहां पर तीसरे दौर की बातचीत को लेकर संभावना जताई है। और इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात के बाद माना यह जा रहा है कि यह मुलाकात कुछ बेहतर परिणाम ला सकती है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। न यूक्रेन झुकने को तैयार है, न ही रूस। रूस ने 2 शहरों मारियोपोल और वोल्नोवाखा में सीज फायर का ऐलान किया था। हालांकि मारियोपोल में ह्यूमन कॉरिडोर चंद घंटे बाद ही बंद कर दिया गया। यूक्रेन का आरोप है कि रूस सीज फायर की शर्तों का पालन नहीं कर रहा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस पर कड़े प्रतिबंधों की मांग कर रहे हैं, तो वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन धमकी दे रहे हैं कि रूस के खिलाफ पाबंदियों का मतलब है जंग का ऐलान। रूस सिर्फ धमकी ही नहीं दे रहा, उसने तो ब्रिटेन और नाटो के रुख को देखते हुए डिटरेंस फोर्सेस को अलर्ट पर रख दिया है। दोनों देश, रूस हो या यूक्रेन, कोई झुकने को तैयार नहीं, लेकिन दुनिया बातचीत का रास्ता तलाश रही है। 2 दौर की बातचीत हो भी चुकी है, लेकिन नतीजा अब तक शून्य ही रहा। तीसरे दौर की बातचीत की तारीख भी तय हो गई है। 7 मार्च को पोलैंड में दोनों देशों के प्रतिनिधि इस बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट शनिवार रात अचानक मॉस्को पहुंच गए। पुतिन से लंबी बातचीत भी हुई उनकी। माना जा रहा है कि बेनेट पुतिन को कंप्लीट सीज फायर के लिए मना सकते हैं। अमेरिका के करीबी इजराइल का पुतिन से लंबी बातचीत नई उम्मीद का इशारा हो सकता है, क्योंकि इजराइल रूस यूक्रेन विवाद में अब तक तटस्थ भूमिका में है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इजराइल से मध्यस्थता करने की अपील भी की है। ऐसे में रूस के साथ इजराइल की बातचीत काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि ये भी देखना होगा कि 7 मार्च को दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल के बीच होने वाली वार्ता में क्या निकल कर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।